जाता है कि एक सबसे अच्छा इंटरनेशनल करेंसी है और सारे देश इसको एक्सेप्ट करना भी चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है, रुपी डिप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारा जो रुपी है उसका वैल्यू दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। अभी इसने 85 86 का मार्क टच कर लिया जो अब तक का सबसे लोएस्ट था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि एलपीजी रिफॉर्म जैसे ही हुआ था 1992 में एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी 1991 के बाद जो आपका 92 में क्या था, हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक्सेप्ट कर लिए थे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जो रुपी का जो वैल्यू है ना वो सप्लाई एंड डिमांड से तय होता है। अब इसमें ये है कि कभी कभी आरबीआई क्या है इंटरवेन करता है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कभी रुपी का बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली वैल्यू गिरने लगता है तो आरबीआई क्या करती है कि डॉलर को सेल करती है। ठीक है, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन था रुपीज़ का। तो वही एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे जैसे कि एनईआर है, आरईआर है, रीर और नीर। तो रीर और नीर यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख के भागने का है ही नहीं। एक्चुअल में है क्या, ये एक्सचेंज रेट है। ठीक है, ये भी एक एक्सचेंज रेट है। इसमें क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव। अब क्या है पता है कि हम लोग जो एक्सचेंज रेट तय किए थे ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देख रहे थे, यूएस डॉलर के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। तो अब इसे इफेक्टिव बनाने के लिए क्या है कि बहुत बार क्या है, यूएस डॉलर का बढ़ने का बहुत और कारण भी होता है, उसके अपने सेंट्रल बैंक के पॉलिसी होते हैं और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उसी को अब हमारे जो रुपीज देखा जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बनाया गया। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब है ना कि हम एक बॉल रख दिए, बॉल में ढेर सारे इंटरनेशनल करेंसी रख दिए, डॉलर, पाउंड के, यूरो, येन, जो भी था ये सब सारा रख दिया और इसके रेस्पेक्ट में हम रुपीज़ का वैल्यू देख रहे थे। अब इसके रेस्पेक्ट में हमारा रुपीज़ का वैल्यू कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा तय होता है। अब क्या है कि अब मान के चलो ये बॉल है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल करेंसी है, उसके हिसाब से हमारा रुपी अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है ना कि हमारा रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। तो रीर और नीर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये वही रुपीज ही है, हमारा वही एक्सचेंज रेट ही है। बस इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया कि हमने एक बॉल में ढेर सारे करेंसी रख दिए हैं। अब वही नीर का तो हम लोग समझ गए। नीर क्या है कि नीर मान के चलो एक बैग बना रहे हो आप और बैग के हिसाब से आपका नीर का जो वैल्यू है ना वो एक डॉलर इक्वल टू या एक यूरो इक्वल टू 39 रुपीज़ 40 रुपीज़ जिस हिसाब से है। तो ये इस बार ये आपका कॉन्स्टेंट तय कर दिया। वही रीर जब आप देखेंगे ना तो रीर में क्या होता है कि अब इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन एडजस्ट होने का मतलब है कि जो बैग आप 39 मतलब एक यूरो में आप खरीद रहे थे वो बैग का अब क्या है कि प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो नीर का तो वही है, कांस्टेंट वैल्यू है नीर का जो उसके रिस्पेक्ट में और रिस्पेक्ट में जो करेंसी थे। लेकिन यहाँ क्या है ना कि इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइस है वो कॉस्ट बढ़ गया है। तो अब क्या होगा, जब प्राइस हमारा आइटम का बढ़ गया है तो हमारा जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगा। ये ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम कैसे होता है भाई? ऑब्वियस है, जब आप सामान आपके पास महंगा है, आप 10 रुपये की चीज़ बनाने में आप 20 रुपये लगा रहे हो, वही चाइना 10 रुपये में बनाकर सप्लाई कर दे रहा है, तो आपका क्यों ही बिकेगा? तो बस यही सिंपल सी है कि रीर क्या है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करे रहता है और इसलिए रीर को जैसे ही मान के चलो इन्फ्लेशन कोई किसी देश का हाई पे जाता है तो रीर उसका क्या है, रीर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, रीर बढ़ने का सिंपल मतलब ये नहीं है कि आपका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, वो आपका होता है कि डोमेस्टिक जो आपका इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। तो रीर का आप देख रहे हो डोमेस्टिक प्राइस प्लस फॉरेन प्राइस और इसमें जो इन्फ्लेशन है एडजस्टेड होता है। तो ये उड़ा दिए आपका रीर और नीर का कंसेप्ट है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। बस एक बाउल याद करो और उसी के रेस्पेक्ट में हमारा रुपीज़ का जो वैल्यू है वो हमारा रीर और नीर का कंसेप्ट है। रीर में क्या हो गया, रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। नेक्स्ट है अब क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है हमारा रुपीज़ डिप्रिसिएशन का। अब रुपीज़ डिप्रिसिएशन का भाई देखो क्या है ना कि जो आप मान के चलो कोई एक्सपोर्टर थे, ठीक है, अब एक्सपोर्टर हो तो आप डॉलर लेकर आओगे, ठीक है, मार्केट में आप बेचोगे कोई सामान बाहर के मार्केट में तो आपको डॉलर मिलेगा, ठीक है। अब मान के चलो आप पहले क्या था, एक बैग बेचते थे, एक बैग का आपको $1 मिलता था। $1 में आपका रुपीज़ में कितना मिलता था आपको, 75 रुपीज़। अब जैसे ही रुपीज़ डिप्रिसिएशन हुआ तो अब कितना मिल रहा है आपको, 85 रुपीज़। तो अब यस है, जो एक्सपोर्टर हैं वो राज करेंगे, मौज करेंगे, और इम्पोर्टर क्या करेंगे, अब जो डॉलर खरीदने के लिए उनको 70 रुपीज़ देना पड़ रहा था वो 85 रुपीज़ देना पड़ रहा है, जबकि आइटम्स वही है। मान के चलो आइटम 1 लीटर पेट्रोल मंगवा रहे थे, वो 1 लीटर पेट्रोल मंगवाने में उनका खर्च अगर 40 रुपीज़ लग रहा था, अब क्या है 50 रुपीज़ लगेगा। तो ऑब्वियस है कि हमारा इम्पोर्ट जो कर रहे हैं वो लॉस में जाएंगे। दूसरा बात है रेमिटेंस वैल्यू। रेमिटेंस वैल्यू तो बढ़ेगा ही ना। अब आप अपने फैमिली को $1 भेज रहे थे, 70 रुपीज़ मिल रहा था, अभी 85 रुपीज़ है, तो रेमिटेंस वैल्यू बढ़ रहा है। दूसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब क्या है ना कि जब कोई मार्केट जब डिप्रिशिएट करता है ना तो उसका डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो
क्या करता है, रेज करता है एक्सपोर्ट में। वही आपका जो कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट है, क्या मार्केट आपका जैसे ही फ्लक्चुएट कर रहा है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगता है और वो अपने पैसे निकाल के बाहर कहीं दूसरे मार्केट में लगाना शुरू कर देते हैं, तो एफडीआई इनफ्लो जो है वो कम हो जाता है। और दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, जो आप पेट्रोल 40 रुपये में मंगा रहे थे वो 50 रुपये में मिल रहा है, तो आपका पेट्रोल का दाम बढ़ा तो ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ को कैरी करने में, वो सब्जी हो, दाल हो, कोई भी इसेंशियल हो, सारे का आपका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इन्फ्लेशन पे भी ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप ये है कि कुछ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आप बहुत बार न्यूज़पेपर या कहीं पे सुने होंगे। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है एक्चुअली? करेंसी स्वैप, स्वैप मतलब आपको दे रहे हैं फिर आप हमें दे रहे हैं, तो ये क्या है ना कि एक शॉर्ट टर्म था। बहुत बार क्या होता है कि जैसे ही रुपीज़ ड्रास्टिकली डिक्रीज करने लगती है ना, तो आरबीआई क्या करती है कि डॉलर को मार्केट में बेचती है। डॉलर, अब $1 नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट में बेचती है, जिसके कारण डॉलर मार्केट में आता है और डॉलर का जो सप्लाई बढ़ने से हमारा रुपीज़ जो है एप्रिसिएट करता है। तो अब वो क्या है ना कि अब जैसे ही डॉलर बेचोगे फिर खरीदोगे तो मार्केट रिस्क जो है वो तो हमेशा रहता ही है। आप डॉलर बेचे कितना में है, अब खरीदोगे कितने में, तो उसको अवॉइड करने के लिए अब एक देश दूसरे देश से क्या करती है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करती है। कहती है कि भाई जब हमें ज़रूरत होगा तो $1 बिलियन हमें दे देना, अब जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो $1 बिलियन हम तुम्हें वापस कर देंगे समय के साथ। तो ठीक है, अब ऐसा ही था, जापान के साथ है, कुछ और कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रखा है। जब इंडिया को ज़रूरत होती है तो इंडिया उनसे ले लेता है और उनको ज़रूरत होती है तो इंडिया उनको दे देता है। ठीक है, और बस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। अब वो देखो, राष्ट्रीयकरण कह रहा है कि अब रुपीज़ को इंटरनेशनलाइजेशन कैसे होगा, तो ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल में उतारो रुपीज़ को। इंटरनेशनल में उतारने का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है ना वो रुपीज़ में कराओ, तभी हमारा वो जो करेंसी है, एक तो हमारा करेंसी स्ट्रांग होगा, एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट करते हैं वो कंट्रीज़ का नंबर बढ़ेगा, इससे हमारा रुपीज़ मजबूत होगा। अब जैसे ही ज़्यादा लोग हमारा रुपीज़ लेना शुरू कर देंगे ना, तो ऑब्वियस है हमारा रुपीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा, और रुपीज़ का डिमांड जैसे ही बढ़ेगा तो रुपीज़ एप्रिशिएट करेगा रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि क्योंकि अभी देख रहे हो कि डॉलर को वीपनाइजेशन किया जा रहा है। अभी स्विफ्ट, जैसे रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाकर, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाकर, तो यूएसए ने आज नहीं बहुत पहले से ही अपने डॉलर को वीपनाइज करना शुरू कर दिया था। तो उसी को अवॉइड करने के लिए ना कुछ कंट्रीज जैसे ब्रिक्स भी एंटिसिपेट कर रहा है कि हम अपना एक करेंसी निकालें। तो सारे कंट्रीज चाहते हैं कि हमारा जो करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजेक्शन इसका बढ़े। अब इससे क्या है कि अब इसको बढ़ाने के लिए क्या एक वोस्ट्रो अकाउंट होता है। वोस्ट्रो का मतलब होता है कि फॉरेन बैंक है ना जो हमारा डोमेस्टिक बैंक में अकाउंट खोलेगी और लोकल करेंसी में वो ट्रांजेक्शन करेगी। और नोस्ट्रो का क्या है कि हमारा फॉरेन जो हमारा बैंक है, वो जो हमारा डोमेस्टिक बैंक है, वो फॉरेन बैंक के ब्रांच में अपना अकाउंट खोलेगी। तो इतना ये बार बार एक्सचेंज हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम एक सीधा आपको वो बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। वोस्ट्रो है ना, वोस्ट्रो VU जैसा है ना, वोस्ट्रो मतलब उसका, वोस्ट्रो मतलब उसका, और नोस्ट्रो का अब छोड़ ही दो, उसका ये तो इसका हो जाएगा। तो उसका मतलब फॉरेन बैंक कहाँ पे अपना अकाउंट खोल रही है, डोमेस्टिक ब्रांच में खोल रही है लोकल करेंसी के साथ। तो इसी को आरबीआई बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे हैं आरबीआई क्या है, स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट, रुपीज़ अकाउंट को बढ़ावा दे रही है। 22 कंट्रीज़ के साथ हो रखा है। और हम क्या करें, एक तरफ यूपीआई का भी ट्रांजेक्शन बहुत कंट्रीज़ में उनके साथ MOU पे साइन कर रहे हैं। जैसे सिंगापुर हो गया, फ्रांस हो गया, UAE, श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस, नेपाल, ये सब कंट्री है जो वहाँ पे UPI काम करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सिंगापुर है, ठीक है, फ्रांस है, UAE है। हम गल्फ़ नेशन में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ UAE है। नीचे श्रीलंका है, भूटान है। हमारा जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है। और इधर साउथ ईस्ट में आपका सिंगापुर हो गया, और एक यूरोपियन में फ्रांस हो गया। ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब दूसरा है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है WPI बेस ईयर रिवीजन। WPI क्या है? WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आप खुद सोचो क्या है। अब होलसेल मतलब क्या है कि जहाँ पे होलसेल होता हो वो वहाँ पे उसका जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन जो होती है उसको मॉनिटर करता है ये इंडेक्स। ठीक है, इसका सबसे पहले तो आपको बेस याद रखना है कि 2011 से 12 है, और जो नया बेस ईयर चेंज करने की बात कही जा रही है वो 22 से 23। तो इसी चेंज करने के लिए एक रमेश चंद की कमेटी बनाई गई है। रमेश चंद नीति आयोग के मेंबर हैं, तो उन्हीं की कमेटी बनाई गई है कि इसे किसी हिसाब से एडजस्ट किया जाए। तो अब एडजस्ट करने का क्या मतलब है? एडजस्ट करने का सिंपल मतलब है कि ये 2011-12 का, इसके बाद हमने GST लाया, 2011-12 से इकोनॉमी
इकोनॉमी में कितने सारे चेंजेज आए हुए हैं। और सबसे चीज़ है कि WPI में ना जो नंबर्स ऑफ आइटम्स काउंटिंग होता है ना, वो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स भी आ जाता है। और तीसरी चीज़ है कि WPI में सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है, सर्विस सेक्टर मेजर ही नहीं करता है WPI, ठीक है। तो इसके वजह से इसको इसका बेस ईयर चेंज करने की और इसकी जगह पे एक PPI लाने की बात कही जा रही है। PPI क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है उससे जो चेंजेज, उससे जो फ्लक्चुएशन मिल रहा है ना मार्केट से, मान के चलो वो एक बैग पहले 40 रुपये में बेचता था, ठीक है, मार्केट में। जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट मार्केट की बात कर रहा हूँ, अब उसको 42 रुपया मिल रहा है, तो 2 रुपये का कि कहाँ से मिल रहा है उसको? मार्केट से मिल रहा है, तो 2 रुपये का उसका फ्लक्चुएशन है। तो आइए देखते हैं PPI क्या है। PPI क्या है? एवरेज चेंज इन द प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव फॉर हिज गुड एंड सर्विसेज डोमेस्टिक मार्केट। PPI को लाने की बात कही जा रही है। अब इसमें क्या है कि PPI WPI को क्यों रिप्लेस करना चाहता है? पहला है कि मल्टीपल काउंटिंग बायस, ये तो बता दिए। एक्सक्लूजन ऑफ सर्विस सेक्टर, ये भी बता दिए। एक्सक्लूजन ऑफ टैक्सेज, जो हमारा GST लाया गया है, एडवांटेज। अब क्या है ना कि वर्ल्ड का जो एक नॉर्म्स है, जो वर्ल्ड के एडवांस इकोनॉमीज हैं, वो PPI के काफ़ी क्लोज अपने उसको मॉनिटर करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज है उसको फॉलो करें। उसके बाद अब एक बार एक रिफ्लेक्शन में आप ये देख लीजिए कि WPI, PPI और CPI में जो बेसिक है क्या उसमें चेंजेज है, क्या उसमें डिफरेंसेज है। तो मेजर द प्राइस चेंज होलसेल लेवल, अब ये प्रोड्यूसर लेवल, ये कंज्यूमर लेवल, तो तीनों के नाम में ही जैसा कि दिखा रहा है। अब तीसरा है, सेकंड है, इसका बेस ईयर 2011-12, इसका 2012, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि जो प्राइमरी गुड्स है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स ज़्यादा है, जबकि इसमें फूड आइटम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करता है, सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है। एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा है कि इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो DPIT है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रिलीज करती है, जबकि NSO ये रिलीज करती है। NSO क्या है? NSO आपको NSO MOSPI के अंडर में आती है, ठीक है, MOSPI मिनिस्ट्री के अंदर आती है। NSO पहले क्या था कि पहले CSO था, NSSO था, तो इन दोनों को ना कंट्रोलर बना दिया गया है NSO को। बहुत लोग क्या कहते हैं कि दोनों को मर्ज कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मर्ज नहीं, दोनों इंस्टीट्यूशन अभी भी फील्ड सर्वे करती है, लेकिन इनका जो इमीडिएट कंट्रोलर है ना वो NSO है, डायरेक्ट MOSPI कंट्रोल नहीं कर रही है। तो NSO जो आपका CSO और NSSO था, वो अब NSO में आपका सब्ज्यूम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का। तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग लेकर आया है और ये काफ़ी चर्चा में था। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये तो सबसे फर्स्ट चीज़ है कि ये नीति आयोग रिलीज करता है और इसके 5 इंडाइसेस हैं। 5 इंडाइसेस में आपको इतना देखना नहीं है। फर्स्ट तो मान के चलो कोई भी बाहर का कोई भी ऑडिट है या कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजेंसी किसी स्टेट को ऑडिट करना चाहती है, उसकी मॉनिटरी, उसके फिजिकल हेल्थ को, तो क्या देखेगी? पहले तो ये देखेगी कि भाई आप एक्सपेंडिचर कैसे कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करप्शन कर रहे हो। दूसरा है कि आपका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। तीसरा है कि आपके ऊपर डेब्ट कितना है, ठीक है। 3 तो ऐसे ही हो गए। अब इस डेब्ट की सस्टेनेबिलिटी क्या है, फिजिकल आपका कैसा चल रहा है, तो ये 3-4 हो गए, तो टोटल मिला के 5 है आपके पास। तो फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बताया, और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन आप कैसे करते हो, फिजिकल प्रूडेंस आप कितना अच्छे से काम करते हो, और ये डेब्ट इंडेक्स क्या है, आप कितने नंबर पे हो डेब्ट में। अब 5वां है आपका डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, आप कितने डेब्ट तक आप सस्टेन कर सकते हो। और इसका तीसरा पॉइंट याद करना है, वो 18 मेजर स्टेट को काउंट किया गया था इसमें, और टॉप की जो कंट्री स्टेट थी वो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है। अब नेक्स्ट करते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन। ये सबसे पहले तो ये HCH के बारे में ये जानो कि एवरी 5 ईयर्स पे होता है। जो इसके पहले 5 ईयर्स का हुआ था, गवर्नमेंट ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, उसके वैल्यू को नहीं लिया था। ये आपका 2023-24 में हुआ। 2023-24 में इसने बहुत चीज़ ऐसे हाईलाइट किया है कि जो रूरल और अर्बन का जो डिफरेंस था ना, वो गैप जो है प्लग होते जा रहा है। तो अब इसमें गैप प्लग होते जाने का मतलब क्या है कि मतलब देखो, रूरल का जो एक्सपेंडिचर है 4122 रुपया है, जबकि अर्बन का मात्र 6996 रुपीज़ है। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कहना है कि 70% तक हम लोग वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें 5 ईयर तक होता है कंडक्ट, और इसका सर्वे को भी कौन कराता है? इसका सर्वे भी देखो क्या है ना, गवर्नमेंट की कोई ऑफिसर्स या कोई स्टाफ जो फील्ड वर्क में जाती है तो वो NSO है। NSO के मेंबर्स हैं, NSSO और CSO के मेंबर, वो जो फील्ड में मंडी में जाकर लोगों से पूछकर वहाँ से वो वैल्यू फीड करते हैं, ठीक है। तो NSSO, CSO और NSSO को बनाकर ये NSO बनाया गया है, और ये 1950 में आपका बना था।
NSSO और इसमें क्या है, सैम्पल सर्वे ऑल इंडिया बेसिस। और इसमें देखो हाउस होल्ड सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS भी यही NSSO ही लाती है। तो इस तरह से ये किसके अंदर में है, MOSPI के अंडर में, ठीक है। एक मिनिस्ट्री मैंने बताया था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DPIIT, वो कौन क्या लाता है, WPI लेकर आता है, ठीक है। ये क्या लेकर आता है, CPI लेकर आता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी जैसा मत समझना। ये सेंट्रल बैंक इसमें जैसे ही एंट्री मार रही है ना, मतलब सारी चीज़ सेंट्रलाइज होगा उसमें। सेंट्रलाइज को हम लोग जो सेंट्रल पावर को अवॉइड करते थे क्रिप्टो करेंसी में, नहीं वैसा नहीं है। ये सेंट्रल बैंक के जैसे इंडिया ने ई-रूपी लेकर आया। अब इसमें खास बात ये है ना कि ये लीगल टेंडर होता है और फियाट मनी की तरह ही होता है। करेंटली पायलट मोड में है ये फियाट करेंसी है, लीगल टेंडर है, ठीक है। तो मान के चलो ई-रूपीज अगर है, ई-रूपी से ट्रांजेक्शन करना है तो वो मान्य होगा, कोई मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूँगा जी ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट आते हैं इंडियन डिजिटल इकोनॉमी। इंडियन डिजिटल इकोनॉमी में वैसा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं पढ़ना है हमें। कैशलेस ट्रीटमेंट में जो नया स्कीम लाया गया है, इसमें 1.5 लाख रुपया को कैशलेस ट्रीटमेंट होगा 7 डेज तक। 2 लाख रुपया इसका आपको एक्सग्रेसिया पेमेंट मिलेगा इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। अब ये जो स्कीम लाया गया है आयुष्मान जो कार्ड बनता था उसी के अंडर में। अब इसमें आगे पुलिस को इन्फॉर्म होना चाहिए। अब इसमें हम लोग शॉर्ट न्यूज़ इन शॉर्ट्स में बात करते हैं तो इंडिया सिक्योर्स 14.3 ह्यूज, दिस इज़ ह्यूज, $129 बिलियन इंडिया के लिए। यही देखकर तो क्या है ना कि USA ने अभी 2.5 या 3% उसने क्या रेमिटेंस टैक्स लगा रखा है कि आप जो रेमिटेंस भेजेंगे उस पर, क्योंकि ये 129 बिलियन में हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ से आया था, USA से आया था, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन से कंट्री में आते हैं, एक इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया, 3 कंट्रीज हैं। हमारे पास कितना 14.3% आया, वो $129 बिलियन, ठीक है। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट टू बोरो ट्रेजरी बिल्स। अब देखो क्या है ना कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ ये सब लाती है, उसको जैसे ही कैश की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, वो लोगों से मार्केट में RBI के थ्रू बिचवाती है। तो RBI क्या करती है, ई कुबेर उसका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऑक्शन लगाती है, वहाँ पे बेचती है। अब इसमें क्या है ना कि एक टी बिल्स होता है। टी बिल्स का याद रखना कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ठीक है। सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ में आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉन्च कर सकती है, बट टी बिल्स सिर्फ। और इसे गिल्ट ईज्ड मतलब हाईली सेफ माना जाता है। भाई अब सोवरेन गवर्नमेंट ही आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको पे करेंगे, तो उससे ज़्यादा आपका सेफ क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो टी बिल्स अब 3 होता है, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, ठीक है। और डिस्काउंट एट फेस वैल्यू, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मान के चलो 100 रुपये का आपका वैल्यू है तो आपको 90 रुपीज़ डिस्काउंट पे दे दिया जाएगा, बाद में आपको 100 रुपीज़ पे कर दिया जाएगा। अब क्या है, उन 91 दिन से नीचे वाले को क्या कहते हैं, वो कैश मैनेजमेंट बिल करते हैं। वही स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट बोला ट्रेजरी बिल लॉन्च नहीं कर सकता है, वो क्या कर सकता है, सिर्फ वो सिक्योरिटीज़ ला सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ला सकता है, तो उस स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोला जाता है उसको, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये सब नहीं है। प्रोजेक्ट विस्तार क्या होता है, विस्तार कब बोले तो अब एग्रीकल्चर आप कृषि कार्य या एग्रीकल्चर बहुत क्लोजली आप मॉनिटर किए होंगे। तो हमारे तरफ क्या होता है ना, बिहन होता है, बिहन में प्लांटेशन होता है। तो एक खेत में क्या होता है ना कि सबसे पहले सोइंग कर दिया जाता है ढेर सारे पैडी का सीड्स डालकर। इसमें जब पौधे थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना तो इनको ट्रांसप्लांटेशन करा जाता है, ठीक है। अब एक जगह से ले जाकर इनको दूर पे इनको दोबारा सोविंग किया जाता है, ठीक है। तो विस्तार किया जाता है उनको, जो कंसंट्रेटेड थे वो उनको विस्तार किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट विस्तार एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, IIT मद्रास इसको पार्टनरशिप करी है, ठीक है। लीड्स, देखो लीड्स का रिपोर्ट 1-2 साल पहले होता था जब एक स्टेट टॉप करता था। अभी तो अब 3-4 स्टेट टॉप करते हैं। तो कोई नहीं, आप याद कर लो, गुजरात तो रहता ही है, हरियाणा, असम, चंडीगढ़ इस बार रहे हैं लीड्स में। जेड मोर्फ टनल, हाँ अब ये देखो जेड मोर्फ टनल क्या है। पहले तो रास्ता था, तो रास्ता को ना शॉर्टन कर दिया गया है, जेड मतलब जिगजैग आकार का, तो इसलिए इसको जेड मोर्फ टनल कर दिया गया। इसका सबसे ज़रूरी चीज़ जो एग्जाम मतलब खास करके BPSC में लेंथ पूछा जाता है, 6.4 किलोमीटर है। कितना, 6.4 किलोमीटर है। अब 6.4 किलोमीटर है। अब इसको हम देखते हैं कहाँ पे है। अब क्या है ना कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका श्रीनगर है, यहाँ पे आपका कारगिल है, यहाँ पे आपका लेह है, ठीक है। अब श्रीनगर क्या है, जम्मू कश्मीर में है, ये सब आपका लद्दाख में है। तो यहाँ से कनेक्ट होता है, ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ना हमारा एक बनिहाल पास होता है, जो NH44 जो सबसे ज़्यादा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तो
को कनेक्ट करती है। NH44 श्रीनगर से शुरू होती है कन्याकुमारी तक। तो ये जो हमारा सबसे ईस्टर्न साइड है जम्मू कश्मीर का, वहाँ बनिहाल पास है आपका, बनिहाल पास। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, श्रीनगर हो गया, श्रीनगर के बाद ये आपका कारगिल हो गया, कारगिल के बाद लेह हो गया। तो यहीं पे है जो श्रीनगर से ये कारगिल के पास ये जो हमारा लॉन्च किया गया है 6.5 किलोमीटर। पहले अगर ऐसा रोड था तो अब ऐसे कर दिया गया है। तो ये आपका है जेड मोट टनल 6.4 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसी में जो हम मैंने बताया कि श्रीनगर था, यहाँ लेह था, यहाँ कारगिल था, यहाँ लेह था। तो ये कारगिल लेह को जोड़ने के लिए, श्रीनगर से लेह को जोड़ने के लिए ना एक और बीच में टनल पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जोजिला कहते हैं, जोजिला टनल। जोजिला टनल से भी क्वेश्चन आते हैं कि जोजिला टनल कितना किलोमीटर का है, जो भी है आपको बता देंगे वो। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टोटल लेंथ इसका 12 किलोमीटर है, लेकिन मेन टनल की बात करें तो 6.4 किलोमीटर है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली रूट है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, देखो ये श्रीनगर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कारगिल तक जा रहे हैं। ये कारगिल के जाने में आपको 2 टनल मिल रहा है, एक आपका जेड मोट टनल मिल रहा है 6.4 किलोमीटर का, 6.5 कर लिखा है यहाँ पे, और दूसरा आपको जोजिला पास मिल रहा है, जोजिला टनल मिल रहा है। ये जोजिला टनल कितना है, 14 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके नीचे, इसके नीचे आप आओगे तो ये श्रीनगर के पास, तो ये यहाँ पे आपको ये मिलेगा, आपको बनिहाल पास मिलेगा NH 44 पे, ठीक है। NH 44 जम्मू कश्मीर में। अब इसमें ये तो हो गया। अब नेक्स्ट अंजी खाद ब्रिज। अंजी तो पहले अंजी रिवर बना। अंजी रिवर किस का ट्रिब्यूटरी है, वो चिनाब रिवर का है। इसका हाइट क्या है, 331 मीटर है, 331 मीटर हाइट है, और 725 मीटर, 725 मीटर मतलब 1 किलोमीटर से कितना, ऑलमोस्ट 250, मतलब आप 250 मीटर कम कह सकते हो, ठीक है। 725 है ना, तो 275 आप कम कर लो, ठीक है। 725 1 किलोमीटर में 275 कम कर लो, 725 मीटर है आपका इसका लेंथ, ठीक है। ये कटरा और कश्मीर वैली को कनेक्ट करने के लिए है। और इसमें क्या है, बस इतना है। ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिक्योरिटी लेकर आएंगे। भाई बने रहो, ज़बरदस्त एकदम से रिवोल्यूशनरी स्टेप है। और मैं ये दावा करता हूँ कि यहाँ से जो यदि विजन से कोई क्वेश्चन आया, कोई भी एग्जाम में, आप BPSC का एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई भी अगर विजन से है तो आपका विजन का कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केस में विजन काफ़ी अच्छे से डिफाइन करता है, तो करंट अफेयर आपका ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। और ये सिर्फ करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब सब्जेक्ट जब लेकर आऊँगा ना भाई, तो आग लग जाएगी पूरे यूट्यूब पे। आप बस बने रहो साथ में। जय हिंद।